नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले तक की कक्षा में हमने पढ़ा था कि बोर मॉडल की सहायता से nवीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए वेग और त्रिज्या का मान कितना और किस प्रकार से होता है। और उन्होंने अपने उस कंडीशन में हमने देखा था कि nवीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या आती है Rn जो होता है उसका मान कितना होगा, एप्सिलॉन नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने nवीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना भी की थी। तो वेग का मान कितना निकल के आया था, वेग का मान निकल के आया था वी एन इज इक्वल जेड स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट एन एच। आज अपने इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूले याद होंगे। और आज का अपना पहला टॉपिक होगा nवीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति की गणना। मतलब कि एक निश्चित कक्षा होगी nवीं कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति का मतलब कि वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है। तो आवृत्ति की हमें गणना करनी है। तो आवृत्ति की गणना आप कैसे करोगी। सपोज दैट कि अपने पास ये वो nवीं कक्षा है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन गति करता है। यदि आपको आवृत्ति ज्ञात करनी पड़े nवीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, 1/, आवर्तकाल होता है। ओके, आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल टाइम पीरियड होगा, समय होगा। आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय होता है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या वेग। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ओके, आवर्तकाल की वैल्यू पुट कर दे, फॉर्मूला पुट कर दे, तो क्या लिखेंगे हम, दूरी बटे चाल। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बन जाएगा अपने पास चाल बटे दूरी। nवीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए त्रिज्या मान ली हमने Rn, और इसके लिए जो वेग है वो समझ लिया Vn। तो यहाँ पे चाल या वेग है वो कितना बन जाएगा, Vn बनेगा। तो आवृत्ति इज इक्वल आएगा, आवृत्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, और ये nवीं कक्षा की आवृत्ति है जिसको हम क्या बोल देंगे, Fn बोल देंगे। तो चाल यानी कि वेग होगा Vn, और दूरी कितनी होगी, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय बराबर होता है एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी और उस चक्कर में चाल। तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी यदि हम निकालें तो इस वर्ताकार पथ की परिधि निकल के आती है। और वर्ताकार पथ की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πRn। तो यहां से आप आवृत्ति का मान ज्ञात करो, Vn और Rn की वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2π तो अलग हो गया, Vn की यदि आप वैल्यू पुट करते हो जेड स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोट एन एच 1/Rn, यानी कि Rn की वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे तो Rn की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। लो जी, ये 1/Rn की वैल्यू हो गई और ये Vn की वैल्यू हो गई। अब जो भी काट बाड़ होती है वो कर लीजिए और कंप्लीट आपके पास आवृत्ति यानी कि Fn का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या कटेगा जी, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहां पे कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा, जेड बचे हुए हैं 2, तो ये हो जाएगा। और एक m बचा हुआ है, m जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटे 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर हो जाएगा, n की घात 3 हो जाएंगी और h की घात भी 3 हो जाएंगी। ये अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आवृत्ति का फॉर्मूला निकल के आया है। तो यहाँ पे आवृत्ति कितना बन गया, m जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटे में 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर n की घात 3 h की घात 3। तो ये अपने पास आवृत्ति का मान ज्ञात हो गया। अब अपने आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल की गणना कैसे होगी। आवर्तकाल कैपिटल T, मतलब आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया, आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय होता है।
तो उसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे? तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, वो उसके लिए आवर्तकाल होगा। यानी कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल कैसे ज्ञात करोगे? आवर्तकाल का सूत्र होगा परिधि बटे 4, मतलब एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी जो कि क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। तो यहां पे आवर्तकाल क्या बन जाएगा? आवर्तकाल बन जाएगा परिधि बटे 4। आवर्तकाल nवीं कक्षा की बात करेंगे तो Tn, परिधि कितना होगा? 2πRn बटे कितना हो जाएगा? 4 Vn। यहां से आप Rn और Vn की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2π, Rn की वैल्यू एप्सिलॉन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z e स्क्वायर, और यहाँ से Vn की वैल्यू कितनी बन जाएगी? Vn की वैल्यू बन जाएगी अपने पास z है, Vn की वैल्यू उल्टा करके लिखना है, बटा में है ये, तो ये बन जाएगा z e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोट n h। काट बाट करोगे तो यहाँ से वैल्यू बचेगी 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब बटे m z स्क्वायर e की घात 4। ये अपने पास आवर्तकाल का सूत्र निकल के आ चुका है। आवर्तकाल को आप एक अन्य तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे होगा वो? कि जो आवर्तकाल होता है वो 1 आवृत्ति होता है, 1 आवृत्ति, और आवृत्ति का मान ये रहा, तो इसका उल्टा कर दो, किसका मान निकल के आ जाएगा? आवर्तकाल का मान निकल के आ जाएगा। तो यहां से जब आप गौर से देखोगे तो वो वैल्यू इसका ठीक ऑपोजिट है। ओके, तो समीकरण नंबर 1 में अपने पास आवृत्ति का मान होगा और समीकरण नंबर 2 में अपने पास आवर्तकाल का मान होगा। वेरी सिंपल। ओके, अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा सूक्ष्म संरचना नियतांक, जिसको अपने देखने वाले हैं कि होता क्या है। सूक्ष्म संरचना नियतांक। जिसको मोस्टली अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होगा? अपने पास ये एक कक्षा, नाभिक के चारों ओर की कोई कक्षा है और इस कक्षा को अपने मानेंगे प्रथम कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेग है वो v1 होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में और v1 वेग से गति करता है, और ये जो नाभिक है वो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है। किसका नाभिक है? हाइड्रोजन परमाणु का एक नाभिक है, और उस नाभिक के लिए एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में यानी कि बोर कक्षा में गतिशील है, और उसका वेग कितना है? vn है, और उसकी त्रिज्या कितनी मान लोगे आप? rn मान लोगे। ये अपने पास कंडीशन है। तो सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होगा? अल्फा का मान होगा प्रथम कक्षा में यानी कि बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बटे निर्वात में प्रकाश का वेग। इन दोनों राशियों के अनुपात को ही सूक्ष्म संरचना नियतांक अल्फा कहते हैं। तो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि 2.189 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड था, बटे में निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे इसको आप थोड़ा और इजी बनाने के लिए, कितना माना था उसकी बात करेंगे, और इजी बनाने के लिए आपको थोड़ा याद होगा कि प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग था वो हमने कुछ ऐसा भी निकाला था, c/137 बटे में निर्वात में प्रकाश का वेग c, तो c से c कैंसिल, तो मान कितना बचेगा? 137 बचेगा।
अब 1 में आप 137 का भाग लगाओगे तो अपने पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो इसका मान आएगा 7.26 और इसका मात्रक होगा, ये एक मात्रकहीन भौतिक राशि हो जाएगी। ओके, तो अपने पास ये था सूक्ष्म संरचना नेता। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग और निर्वात में प्रकाश के वेग के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नियतांक अल्फा कहते हैं, जो कि एक मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि होती है और जिसका मान 1/137 या फिर 7.26 मात्रकहीन होता है। तो ये था अपने पास सूक्ष्म संरचना नियतांक। अब आज की अपने पास डेरिवेशन नेक्स्ट आती है 9वीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, जो कि मेन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा 9वीं कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की गणना। ये एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हो सकता है ये एग्जाम में आ भी जाए। तो 9वीं कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन गति करता है उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने ये पता करना है या फिर ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितने भाग में होती है। जी, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी कक्षा में गति करता है तो उसके पास जो कुल ऊर्जा होती है वो 2 भाग में होती है, पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो अपने पास कुल ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा को, जिसके लिए आपको बोर की प्रथम परिकल्पना काम में लेनी है। तो प्रथम परिकल्पना से, प्रथम परिकल्पना क्या है? 9वीं कक्षा की बात करेंगे तो भौतिक राशियां 9वीं कक्षा के लिए यूज हो जाएंगी। तो mv² Rn बटे हो जाएगा, Rn इज इक्वल हो जाएगा kZd² बटे Rn², और यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी, इसका मान कितना आ जाएगा kZd² बटे Rn। यहाँ पे ये mv² है, यदि यहाँ पे 1/2 और होता तो ये गतिज ऊर्जा बन जाता, 1/2 mv² हो जाता। तो आप क्या करोगे, दोनों ओर 2 का भाग लगा दो, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसकी वैल्यू आ गई है? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कौन सी कक्षा में? 9वीं कक्षा में। मतलब 9वीं कक्षा में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो kZd² बटे 2Rn होता है, और निशान यहाँ पे प्लस का यानी कि पॉजिटिव रहता है। ओके, अब अपने ज्ञात करनी है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है जिसको आपने 11वीं क्लास में भी गुरुत्वाकर्षण बल वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, या फिर अपने 12th क्लास में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने लेसन नंबर 3 में समझा होगा, विभव वाले चैप्टर में। तो स्थितिज ऊर्जा जो U होता है उसका सूत्र होता है माइनस का K Q1 Q2 बटे R। इसी प्रकार आपने 11वीं क्लास में जो गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा था उसके लिए भी कुछ ऐसा ही मान आया था कि Gm1 M2 बटे में R। तो कुल मिलाकर के स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है माइनस का K Q1 Q2 बटे R होता है। यहाँ पे जो Q1 है वो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लो, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है 9वीं कक्षा में, और Q2 है वो नाभिक का आवेश मान लो। तो अपने पास स्थितिज ऊर्जा क्या बन जाएगी, हम ज्ञात कर रहे हैं क्या, अब ज्ञात करने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी U 9वीं कक्षा में सूत्र होता है माइनस का K Q1 Q2 बटे R, और N हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या हम 9वीं कक्षा में Rn मान चुके हैं। तो UN का मान कितना होगा, माइनस का K Q1 किसको मानोगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है E। ओके, Q2 किसको मानोगे, नाभिक के आवेश को, नाभिक का आवेश कितना होता है Ze होता है। तो ये बन जाएगा Ze बटे कितना आ जाएगा
आर एन। तो इसको थोड़ा सा यदि आप सोल्व करते हो तो मान आ जाता है के जेड स्क्वायर बटे आर एन और निशान आता है जी माइनस का। ये अपने पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र सिंपली तरीके से निकल के आ चुके हैं। तो अपनी प्रॉब्लम मोस्टली सोल्व हो चुकी है 90%। अब हमें क्या करना है, दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देना है, कुल मान निकल के आ गया, वेरी इजी। तो कुल ऊर्जा कितनी बन जाएगी, यदि अपने कुल ऊर्जा En की बात करें तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि Kn प्लस Un। तो En बराबर क्या आएगा, के जेड स्क्वायर बटा 2Rn प्लस माइनस का निशान है तो कुल मिलाकर के माइनस बन जाएगा, के जेड स्क्वायर बटा Rn। तो En इज इक्वल कितना हो जाएगा, के जेड स्क्वायर बटे Rn, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, यहाँ क्या बचेगा 1, आधे में से 1 को घटाना है, माइनस का आधा बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के En का जो मान आएगा वो के जेड स्क्वायर बटा 2Rn हो जाएगा। ये आ गया कुल ऊर्जा का मान, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, क्या, Rn की वैल्यू हम जानते हैं, हम Rn की वैल्यू पुट करने वाले हैं तो अपने पास 9वीं कक्षा में ऊर्जा का फाइनल आंसर होगा। Rn की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि जो Rn का मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z स्क्वायर। अतः 9वीं कक्षा में ऊर्जा कितनी बन जाएगी, k की वैल्यू भी हम साथ में पुट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट z, साथ में z स्क्वायर बटे 2 भी है, ये हो जाएगा z स्क्वायर बटे 2। और यहाँ पे अब Rn की वैल्यू पुट करने वाले हैं तो Rn की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ रही है, उल्टा करके लिख दें क्योंकि Rn बटा में है, तो ये कितना बन जाएगा, पाई m z स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर। इतना काम हो गया जी। अब यहाँ से कुछ आप काट बाढ़ कर लीजिए तो आपके पास En का जो फाइनल मान है वो निकल के आ जाएगा। तो फाइनल मान कितना बनेगा, क्या कट रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा और कोई भी राशि कैंसिल नहीं हो रही है। तो ऊपर क्या बचेगा, m बचा सिंगल वाला ब्रैकेट वाला, z की स्क्वायर बचा, e की घात 4 बचेगा बटे 4 दूनी 8 हो गया, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर बचेगा, n स्क्वायर होगा और h स्क्वायर होगा। ये समीकरण नंबर 4 कंप्लीट अपने पास गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के सूत्र को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये समीकरण नंबर 4 कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करेगी। ओके, अब अपने क्या करेंगे, कुल ऊर्जा ज्ञात कर चुके हैं, अब अपने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के मध्य संबंध को देखेंगे। लेकिन उससे पहले ऊर्जा के इस रूप को हम थोड़ा और संशोधित करते हैं, एक संशोधित रिजल्ट इसका और आने वाला है। क्या आएगा कि इसमें जो भी नियतांक है उसको अलग कर लो। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स वैल्यू होता है, नियतांक होता है। z परमाणु क्रमांक, नियत नहीं होता, हो सकता है भी कोई भी परमाणु क्रमांक हो यहाँ पे। e इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स होता है, नियतांक हो गया। एप्सिलॉन नोट और h ये भी नियतांक है। n नियतांक नहीं है, 9वीं कक्षा है, n का मान कुछ भी हो सकता है, 5, 15, 20, 50, 1 या 2 जो भी है। तो यहाँ पे जो नियतांक हैं उनको आप अलग सेट कर लो ब्रैकेट में। तो नियतांक कौन कौन से हैं, माइनस मैंने बाहर ले लिया, एक तो हो गया m, एक हो गया e की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर h स्क्वायर, ये नियतांक है। और बाहर इनके है जी माइनस का निशान। अब कौन कौन से बची वैल्यू, z स्क्वायर और बटे में क्या है n स्क्वायर, तो गुणा में आ जाएगा z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। अब जो भी आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है उसकी जगह अपने वैल्यू एक, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो इनके स्थान पे अपने एक कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं जिसको हम r डैश से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो वैल्यू पुट करने के पश्चात यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट कर दूं r डैश, तो इसका नया मान बन जाएगा En माइनस का r डैश z स्क्वायर बटा n स्क्वायर
और ये एक अपने पास एक बढ़िया वाला समीकरण निकल के आया है जिसको हम आगे बार बार यूज में लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल में भी या फिर आगे की कोई डेरिवेशन में भी। तो आप ये समीकरण नंबर 5 वाली वैल्यू को ध्यान में रखोगे, इस सूत्र को ध्यान में रखोगे। जहाँ आर डैश क्या है, आर डैश सिंपल एक नियतांक है और कुछ नहीं है, जिसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान बचेगा। तो ये हो गया nवीं कक्षा में ऊर्जा का एक फाइनल आंसर। अब अपने क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में रिलेशन क्या होगा। कौन कौन सी ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध आएगा। क्या संबंध बनने वाला है। समीकरण 1 और 2 में गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं हैं अपने पास। तो जरा गौर से देखना कि यदि मैं इस 2 को, जो कि समीकरण नंबर 1 में है, इस 2 को मैं एक बार के लिए ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट से बाहर कर दूं, कुछ ऐसा मान हो जाए, तो ब्रैकेट के जो भी वैल्यू है वो इस वैल्यू के तुल्य है। जहां माइनस का निशान है वो मैंने बाहर रख लिया। ये ब्रैकेट के वैल्यू इस ब्रैकेट की वैल्यू के तुल्य है। माइनस को यदि मैं एक बार के लिए पक्षांतरण कर दूं, सामने पहुंचा दूं, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू माइनस का un है। तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, माइनस का un होगी। तो kn बराबर क्या बनेगा, 1/2 माइनस का un बनेगा। तो kn बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2 un, यानी कि un/2 बन गया। तो कुल मिलाकर के जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वो गतिज ऊर्जा का 2 गुना निकल के आ चुकी है। ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संबंध का। अब अपनी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध देखते हैं। रिलेशन किस में देखना है, गतिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा में संबंध क्या होगा। कैसे ज्ञात करोगे, गतिज ऊर्जा तो ये रही, कुल ऊर्जा ये रही। ध्यान में रखना कुल ऊर्जा ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमने Rn की वैल्यू पुट नहीं की, ये Rn के पदों में है, तो ये समीकरण हमें Rn के पदों वाली लेनी है ताकि अपने कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहे, संबंध निकालने में थोड़ी सुविधा रहे। तो क्या कह सकते हो, यहाँ पे माइनस को एक बार के लिए बाहर ले लो, ले लिया। ब्रैकेट की वैल्यू जिसमें 2 भी शामिल है कंप्लीट इसके बराबर है, जिसमें 1/2 भी शामिल है। तो ये पूरी जो वैल्यू है जिसको आप kn कह रहे हो, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट की वैल्यू है kz²/2rn, kz²/2rn, इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट वाली वैल्यू को आप kn कह सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट वाली कंप्लीट वैल्यू का मान कितना है, kn है। तो en बराबर क्या बनेगा, माइनस का kn बन जाएगा। तो en बराबर क्या आ जाएगा, en बराबर आएगा माइनस का kn। तो ये गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के बीच में रिलेशन निकल के आ चुका है। तो ये समीकरण आप ध्यान में रखोगे, ये भी आप ध्यान में रखोगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। अब तीसरा अपने पास बच गया कौन, स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा में संबंध, इसको आप कैसे ज्ञात करोगे। स्थितिज ऊर्जा ये रही समीकरण 2 में, कुल ऊर्जा ये रही समीकरण 3 में। इन दोनों की तुलना करो, जरा तुलना करके देखो किस किस का आप क्या लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, रोकिए और खुद से निकालने की कोशिश कीजिए एक बार के लिए। तो जब आप खुद से निकालने की कोशिश करोगे तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये माइनस का निशान है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, वापिस ले आता हूँ अपने समझने के लिए। माइनस का kz²/rn, माइनस का kz²/rn, यहाँ 2 है, 2 को बाहर निकाल दो, जो भी वैल्यू बची है विद साइन माइनस के साथ, उसके स्थान पे आप क्या लिख पाओगे, un लिख पाओगे। तो en बराबर क्या बचेगा, 1/2 un बचेगा। तो क्या बचेगा, en बराबर 1/2 un, यानी कि un/2 आ गया। और आप un के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 2en लिख सकते हो। तो ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा
और कुल ऊर्जा के बीच में रिलेशन निकल के आ चुका है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको आप कंठस्थ याद करोगे। तो कुल मिलाकर के अपने पास गतिज ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। प्रत्येक फॉर्मूले को आप अच्छे से गहराई से समझोगे तो ये था अपने पास कुल ऊर्जा से संबंधित मान। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपने 3 डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, साथ में हमने सूक्ष्म संरचना नियतांक को भी देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।